सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ओम वर्मा। आज हम आगे पढ़ेंगे। जितना हम मॉडर्न हिस्ट्री की, आज क्लास सेकंड है, जितना कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया था। आज हम मीर कासिम से स्टार्ट करेंगे और ये इतिहास जो है मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग इसकी 20 से 25 क्लास होंगी, उसमें हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। उसके बाद हम जियोग्राफी भी पढ़ेंगे साथ साथ। पहले अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ेंगे, यानी आपका एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान, और जियोग्राफी भी पढ़ेंगे उसके बाद। फिलहाल हमारा हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री। आज उसकी सेकंड क्लास है। आइए देखते हैं मीर कासिम से क्या है आगे। तो आइए दोस्त देखते हैं आगे। अब हमने पढ़ा था कि मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को क्या हुआ था, गद्दी पे बिठा दिया था। कहाँ की? बंगाल का नवाब अगला मीर कासिम को बना दिया था। अब मीर कासिम के बाद पढ़ते हैं कि मीर कासिम ने क्या किया। मीर कासिम एक ही बहुत ही योग्य शासक था। एक योग्य शासक के रूप में मीर कासिम को माना जाता था। एक शांति स्वभाव वाला, एक मतलब बहुत ही उदारवादी, एक शांति स्वभाव वाला व्यक्ति था। इसके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं थी। इसने क्या सोचा, ये लड़ने के बिल्कुल भी लड़ने के चाहता नहीं था लड़ना। तो इसने सबसे पहले आते ही जो गलत चीज़ें थी उसे ख़त्म किया। तो सबसे पहले आते ही इसने दस्तक प्रणाली, जो मीर जाफ़र के टाइम पे दस्तक प्रणाली थी जो कि अंग्रेज़ों ने चलाई थी, जिसमें वे किसी से भी साइन करा लेते थे, जिसमें उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसमें दस्तक प्रणाली को इसने आते ही ख़त्म कर दिया। क्या किया? मीर कासिम ने आते ही दस्तक प्रणाली को ख़त्म किया, क्योंकि इसे पता था कि दस्तक प्रणाली के चलते अगर हमारे पास टैक्स नहीं आएगा तो राज का भार कैसे चलेगा। तो इसने आते ही क्या किया, मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ख़त्म कर दिया। तो जब दस्तक प्रणाली को ख़त्म किया, फिर इसके मन में एक और विचार आया कि क्या है, अंग्रेज़ क्या है, बहुत ही छल कपट वाले व्यक्ति हैं। तो अगर इसने फिर क्या किया, अपनी राजधानी बंगाल के मुर्शिदाबाद से, ये अपनी राजधानी बंगाल के मुर्शिदाबाद से, मतलब बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी लेकर चला गया। बिहार जिला है, बिहार के मुंगेर नामक जगह पे इसने अपनी राजधानी को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे इसने अपना किला भी बनवाया। तो इसका मीर कासिम का अगर सवाल आए कि मीर कासिम का किला कहाँ है, मीर कासिम का किला कहाँ है, मुंगेर में है। और मुंगेर कहाँ पे है? मुंगेर है आपका बिहार में। तो इसने सिर्फ ये काम किया। अब इसने ये ऐसा क्यों किया, ये अपनी राजधानी बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर बिहार के मुंगेर में जाके इसने सेटल कर दी। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसने इसलिए किया क्योंकि इसे पता था कि अंग्रेज़ क्या है, बहुत ही छल कपटी व्यक्ति हैं। तो इसने सोचा अगर इनके चंगुल में मैं फंसा रहूँगा तो फिर ये ऐसे ही षड्यंत्र कुछ ना कुछ रचेंगे, तो उसमें मैं भी फंसूँगा और बेफ़ायदे में, बिना फ़ायदे में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए इसने क्या किया, अपनी राजधानी हटाकर दूसरी जगह ले गया। तो बिहार के मुंगेर में अपना इसने क्या किया, गोला बारूद का कारखाना भी बनाया। इसने बिहार के मुंगेर में क्या बनाया, गोला बारूद का कारखाना बनाना शुरू किया, जिसमें एक गोला बारूद बनाने लगे। तो अंग्रेज़ों को जब पता लगा कि भाई मीर कासिम ने गोला बारूद का कारखाना बनाया, तो अंग्रेज़ डर गए मीर कासिम से। तो अंग्रेज़ों ने सोचा भाई ये गड़बड़ है, ये तो हमें ख़त्म कर देगा। मीर कासिम तो क्या कर रहा है, पूरी तैयारी से गोला बारूद का क्या बना रहा है, कारखाना, ये हमें थोड़े दिनों में ही ख़त्म कर देगा। तो अंग्रेज़ों ने सोचा अरे यार, ये तो मीर जाफ़र ही ठीक था। तो अंग्रेज़ों ने फिर दोबारा से मीर जाफ़र को खोजना शुरू किया। अंग्रेज़ों के मन में आया अब दोबारा से मीर कासिम को हटाओ, अब मीर जाफ़र को दोबारा से लेकर आओ। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र को ढूंढा। अरे भाई मीर जाफ़र किधर है? तो मीर जाफ़र को ढूंढते ढूंढते पहुँचे। मीर जाफ़र भाई साहब बैठे थे कहीं नदी के किनारे। मीर जाफ़र से पूछा अरे बनेगा रे, क्या बनेगा, राजा बनेगा फिर दोबारा से? तो मीर जाफ़र ने कहा अरे हाँ हम बनेंगे राजा। तो भाई मीर जाफ़र की इतनी ज़्यादा उत्साही देखकर राजा बनने के प्रति अंग्रेज़ों ने कहा चल फिर तुझे राजा बना देते हैं। तो फिर मीर कासिम को फिर से हटाया गया। तो मीर कासिम को फिर से हटाया गया और मीर कासिम की जगह पे फिर मीर जाफ़र को राजा बना दिया गया। तो यानी दोबारा से रिवाइज करिएगा, क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, मीर जाफ़र को क्या किया, हटाया। फिर मीर कासिम आ गया, फिर मीर कासिम को फिर से हटाया गया, फिर दोबारा से मीर जाफ़र को बनाया गया।
अब जब ये चीज़ मीर कासिम को पता लगी कि फिर दोबारा से क्या हुआ, मीर कासिम को हटा दिया गया राजगद्दी से, तो मीर कासिम को बड़ा गुस्सा आया कि यार इनकी मनमानी चल रही है, जिसे मर्जी उसे लगा रहे हैं, जिसे मर्जी उसे हटा रहे हैं। तो मीर कासिम को क्या आया, गुस्सा आया। मीर कासिम को गुस्सा आया। मीर कासिम ने सोचा अब इसे नहीं छोड़ूंगा, अब अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ेंगे। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम फिर अपनी पूरी राजधानी मुंगेर से लेकर, अपने पूरे राज को मुंगेर से लेकर लखनऊ के अवध में पहुंच गया। मीर कासिम कहाँ पहुंच गया, लखनऊ में, अवध में, लखनऊ के अवध में पहुंचा पूरी राजधानी लेकर अपनी। फिर वहाँ से इसने राजधानी लेकर, अवध के नवाब उस टाइम पे कौन थे, सुजाउद्दौला, ध्यान रखें सुजाउद्दौला, ना कि सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तो क्या हुआ था, सिराजुद्दौला तो मीर जाफर के द्वारा मरवा दिए गए थे। अब यहाँ पे उस टाइम पे लखनऊ के अवध के जो नवाब थे वो कौन थे, सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला क्या थे, अवध के नवाब। तो सुजाउद्दौला के पास ये गया अपनी पूरी राजधानी लेकर, पूरे अपने प्रजा लेकर, और साथ में ये भी गया। तो इसने जाके वहाँ सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ है, अंग्रेज़ों ने ऐसे कर रखा है कि कभी किसी को बना देते हैं, किसी को हटा देते हैं, ये उनकी मनमानी चल रही है और मैं उनसे परेशान आ गया हूँ। तो भाई सुजाउद्दौला ने इसे एक सुझाव दिया। अब सुजाउद्दौला इसका नाम था, सुझाव देना इसका काम था। तो सुजाउद्दौला ने कहा कि एक काम करते हैं, अंग्रेज़ों पे अच्छे से ढवा बोलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सेना होनी चाहिए। तो सुजाउद्दौला ने कहा कि मेरा एक मित्र है दिल्ली में एक मेरा मित्र है जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के पास ही पहुँचे। इसने कहा कि हम उसे भी लेकर जाएंगे और तीनों सेना जाकर, तीनों लोग हम जाकर फिर क्या करेंगे, एक साथ अंग्रेज़ों पे हमला करेंगे। तो फिर इन्होंने सुजाउद्दौला और आपके मीर कासिम दोनों क्या हुए, ये दोनों कहाँ पहुँच गए, शाह आलम द्वितीय के पास पहुँच गए, जो कि क्या था, सुजाउद्दौला का मित्र था। तो इन्होंने जाके शाह आलम द्वितीय को कहा कि भाई देखो रे, हमारे साथ बड़ी गड़बड़ है, तुम्हें चलना पड़ेगा ज़रूर। उसे मतलब बहलाया फुसलाया, उसे चढ़ाया। तो उसने कहा कि ठीक है, छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज़ों को छोड़ेंगे नहीं, चलिए कहाँ चलना है। तो फिर वहाँ से क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय ने भी अपनी सेना को बुलाया, अरे चलो रे निकालो गाड़ियाँ। तो वहाँ से वे सभी निकलने लगे। उसके बाद सुजाउद्दौला भी अपनी सेना लेके वहाँ गया था और कुछ सेना आपके मीर कासिम के पास भी थी। तो तीनों की सेना क्या हुई, इकट्ठी हुई दिल्ली से, और दिल्ली से फिर ये पहुँचे सीधा अंग्रेज़ों के पास। तो अंग्रेज़ों के पास जब ये पहुँचे तो तीनों सेना का खतरनाक युद्ध हुआ, जो कि 1764 की बात है और उसे कहा जाता है बक्सर जगह पे हुआ। तो 1764 के बक्सर का युद्ध इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ, याद रखें, अंग्रेज़ों से किस किस का हुआ, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और आपका शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक थे और अंग्रेज एक थे। तो अंग्रेज, और यहाँ पे 3 कैटेगरी थी, मीर कासिम थे, सुजाउद्दौला थे और उनके मित्र शाह आलम द्वितीय। इन तीनों का युद्ध किससे हुआ, अंग्रेजों से हुआ। किस सन में, 1764 में। तो इसे 1764 का बक्सर का युद्ध कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको बक्सर के युद्ध तक सभी समझ में आया होगा। आइए आप इसे नोट कीजिए, तब तक हम देखते हैं थोड़ा आगे। तो दोस्त आइए देखते हैं आगे कि अब क्या हुआ जब 1764 में ये तीनों कौन देखते हैं, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जब युद्ध लड़ने अंग्रेज़ों से पहुँचे कहाँ पे, 1764 में। तो उस युद्ध में क्या हुआ, उस युद्ध में आपके रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, उस टाइम पे बंगाल के क्या थे, देखिए हमने बंगाल में पढ़ा था तो कि मद्रास से अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने उस समय क्या देखा कि भाई तीनों सेना बड़ी खतरनाक है, ये युद्ध लड़ने वहाँ पहुँचे। तो युद्ध तो हुआ। अभी देखिए जब युद्ध से पहले वहाँ पहुँचे तो रॉबर्ट क्लाइव ने देखा बड़ी खतरनाक सेना है। रॉबर्ट क्लाइव पहले ही डर गया था। देखिएगा पहले जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव जब सिराजुद्दौला की उसने क्या देखी थी, सेना देखी थी, उसी में वो डर गया था। फिर उसने मीर जाफर को अपने साथ मिलाने का प्लान किया था। इसी तरह फिर से रॉबर्ट क्लाइव डर गया ये तीनों सेना देख कर कि भाई बड़ी खतरनाक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेनापति को बुलाया जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। यह एक बड़ा ही निर्दयी सेनापति था। 1764 में इन्होंने इसे बुलाया, जिससे इसने सोचा कि भाई अभी हमारी कुछ मदद करेंगे युद्ध में, क्योंकि
आपका रॉबर्ट क्लाइव फिर से डर गया था तीनों सेना देखकर। तो हेक्टर मुनरो को जब बुलाया गया तो क्या हुआ, तो हेक्टर मुनरो को जब बुलाया तो फिर क्या हुआ, इनके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो एक बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति था। तो जब इनके बीच युद्ध हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो ये थे तीनों आपके मीर कासिम और शुजाउद्दौला और आपके कौन, ये शाह आलम द्वितीय, तो इन तीनों की क्या था, अब हमारे पास उस टाइम पे क्या था, हमारे पास उस टाइम पे हथियारों की कमी थी। तो हमारे पास क्या था, हमारी सेना की जो कमजोरी थी वो क्या थी, तीर धनुष। इनके पास क्या था, तीर धनुष था। अंग्रेजों के पास नई नई टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का थोड़ा ज़्यादा महत्व था। यहाँ पे हमारे में कोई पढ़ना लिखना इतना नहीं जानता था। तो अंग्रेजों के पास हथियार बढ़िया थे। तो हमारी कमजोरी थी क्या, हमारी कमजोरी थी तीर धनुष, और अंग्रेजों के पास थे बड़े खतरनाक हथियार। तो इतनी देर में हमारे वाले एक तीर निकाल कर यहाँ से ऐसे खींचते, तो इतनी देर में अंग्रेजों ने 10 सेना को गिरा दिया। मतलब तब तक हमारे जो ये थे आपके शाह आलम द्वितीय वगैरह, तब तक इन्होंने एक तीर चलाई, तब तक अंग्रेजों ने 10 सैनिक मार दिए। तो ऐसे करके ये हमारे जो तीर धनुष हमारी कमजोरी थी, ये साबित हुई उस समय पे 1764 के बक्सर के युद्ध में। इसीलिए हमारी पूरी सेना, मतलब इनकी पूरी सेना मार दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो जब इनकी पूरी सेना को मार दिया गया, ये तीनों फिर क्या हुआ, ये तीनों बचकर निकल गए। कौन कौन, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और आपके शुजाउद्दौला, ये तीनों क्या हुए, बचकर निकल गए। तो मीर कासिम बचकर कहाँ भाग गया, आपका नेपाल भाग गया। मीर कासिम बचकर नेपाल भाग गया। मीर कासिम नेपाल जो भाग गया, तो वहाँ पे जब ये भागा तो इसे वहाँ पे किस किस से मुलाकात हुई, आपके मीर कासिम की शुजाउद्दौला और आपके शाह आलम द्वितीय से भी इसकी मुलाकात हो गई। कहीं मिल गए रास्ते में। जब ये कहीं मिल गए, तो जब ये मिले, हम इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं सिर्फ जो एग्ज़ाम के अप्रोच से सही है, जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। वैसे तो बहुत लंबी बड़ी खतरनाक कहानी है, पर उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। वैसे सभी कहानी है इसी के अंदर से, बस बाकी उसे थोड़ा और घुमाया है। बाकी आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो जिससे पेपर में पूछेगा, उसे ही पढ़ने की ज़रूरत है। हमें कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है। हमें क्या करना है, सिर्फ पेपर निकालना है। तो पेपर में जहाँ से पूछेगा मैं आपको वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा पेपर में। जो कोई भी छोटे मोटे पेपर होंगे उसमें कुछ भी पूछ सकता है। इनमें से 1 लाइनर पूछता है सवाल। इसलिए अगर आपको PCSIAS का एग्ज़ाम देना है तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको SSC वगैरह का एग्ज़ाम देना है, यहाँ से आपका सब काम चल जाएगा। पीएचडी करनी है तो फिर आपको ये क्लास आपके लिए नहीं है। इसलिए पीएचडी करनी है तो आप अपना दूसरी जगह से जाके पढ़िए। इसीलिए ये तो सिर्फ कंपटीशन के एग्ज़ाम जहाँ 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये उसके लिए क्लास है। इसलिए जो पहले से पीएचडी करे हुए हैं या फिर जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, ज़्यादा होशियार इस क्लास को देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी देखकर इस क्लास को ऐसा ना सोचें कि भाई कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। अब समझिए कि शाह आलम द्वितीय जब यहाँ पे ये तीनों जाके कहाँ मिले, एक जगह मिल गए, नेपाल में जब भाग गया था। तो तीनों जब मिले तो इन्होंने देखा मीर कासिम को बड़ी चोट थी। मीर कासिम को बहुत चोट लगी हुई थी। तो मीर कासिम को फिर क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय को बहुत चोट थी। तो मीर कासिम ने फिर शाह आलम द्वितीय की चोट का इलाज करवाया। मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय की चोट का इलाज कराया, फिर इसे इलाज कराकर भेज दिया गया। तो जब इसका इलाज हो गया, फिर 1 साल बाद क्या हुआ, जब इसका इलाज कराकर इन्होंने इसे भेज दिया, तो 1 साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। लिखिएगा इसे नोट डाल के कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। सीधा सवाल यहाँ से पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। लिखो पहले 1765 में इलाहाबाद की क्या हुई, संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों की दीवानी मतलब एक तरीके से अधिकार, तीनों का अधिकार क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिकार अंग्रेजों ने छीनकर अपने पास रख लिया। इस 1765 की संधि में क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया हमारे से छीनकर। तो 1765 में क्या हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का शासन अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। और वहाँ का जाफर प्लस शाह आलम द्वितीय, इसका मतलब क्या है कि मीर जाफर को और शाह आलम द्वितीय को वहाँ की प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी गई। अब देखिए, अब यहाँ से इन्होंने अपना पूरा तो शासन अपने पास रख लिया
और प्रशासनिक जिम्मेदारी, मतलब देखिए प्रशासनिक का मतलब है कोई भी काम काज छोटा मोटा, जैसे झाड़ू पोछा देखना है, वहाँ पे साफ सफाई का काम है, लेबर का काम है, वो सब देखने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई? आपकी जाफर और शाह आलम को दे दी गई। तो इसी तरह एक शासन इनके पास हो गया, मतलब पूरा, और पैसा जो था पूरा, प्रशासनिक जिम्मेदारी उनकी थी, देख रेख की जिम्मेदारी इनकी थी, जो तीनों जगह से पैसा आएगा वो रखेंगे अंग्रेज। तो तीनों जगह से पैसे को अंग्रेज रखते थे और जिम्मेदारी इनकी थी। तो इसी तरह एक शासन, तो जो बड़ा शासन था पैसे वगैरह का, जिसमें पूरा देख रेख था, वो तो अंग्रेजों के पास हो गया। एक छोटा शासन इनके पास चला गया। इसी तरह फिर उसके बाद कहा जाता है कि भारत में पहली बार इसी तरह दोहरी शासन प्रणाली क्लाइव के द्वारा ला दी गई। दोहरी शासन प्रणाली किसके द्वारा ला दी गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। दोहरी शासन का मतलब है दो शासन भारत में इसी तरह आ गए थे, क्योंकि 1765 में इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एक शासन अंग्रेजों के पास था, जिसमें पैसा रखते थे, और जाफर के पास क्या था? जाफर प्लस शाह आलम के पास प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी थी, जिनमें झाड़ू पोछा वगैरह का जिम्मेदारी देखते थे। अभी आप यहाँ तक नोट कीजिए, तब तक देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं आगे। जैसा कि हमने देख लिया था, अब देखिए 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरी तरीके से बंगाल पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यानी और धीरे धीरे अंग्रेजों का मानना था, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि धीरे धीरे पूरे भारत पे हम कब्जा कर लें। अब अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब देखिए, फिर अंग्रेजों को जब पैसा कमाना शुरू किया, मतलब जब अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल पे कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेजों ने क्या की? अब अंग्रेजों का आगमन हम भारत में और पढ़ते हैं। अब देखिए, अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज का मेन शासक, अंग्रेजों का मेन जो मानना था, अंग्रेज क्या करना चाहते थे? व्यापारी एक तरीके से व्यक्ति थे, जैसे गुजराती व्यक्ति होते हैं एक तरीके से व्यापारी। तो अंग्रेज पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अपनी कंपनीज क्या की? दूसरे देश में। अंग्रेज कहाँ से आए थे? यूरोप से। तो अंग्रेजों ने यूरोप में कंपनी स्थापित करनी शुरू की। अपनी कंपनीज क्या की? स्थापित की अलग अलग देशों में, और यूरोप में भी स्थापित की। तो अंग्रेजों ने अपनी कंपनी अलग अलग देशों में स्थापना शुरू की, जिससे कि वे पैसा कमा सके। तो अंग्रेजों ने अलग अलग देश में और अपने देश में भी सभी जगह अंग्रेजों ने क्या की? क्या करी? कंपनीज की स्थापना की, जिससे कि वे पैसा कमा सके। तो उन्होंने बहुत सी कंपनियों की स्थापना की। अभी में भारत में कंपनी की स्थापना नहीं हुई थी, अभी में यूरोप देश में अपनी मतलब पूरे यूरोप देश में क्या कर रहे थे? अपनी कंपनीज की स्थापना कर रहे थे। तो कंपनीज की स्थापना का जो है, आपको जो लिखना है, इसकी स्थापना का क्रम, स्थापना किस तरह इन्होंने स्थापना की, किस टाइम पे क्या स्थापना हुई, सबसे पहले कौन सी कंपनी की स्थापना हुई, स्थापना क्रम लिखना है। ये भी पूछ लेता है बहुत सी बार। अब सबसे पहले इसकी एक ट्रिक है, पेड कर दे फीस। इसकी क्या है? एक ट्रिक है। कंपनीज की स्थापना की क्रम है। क्या है? जब अंग्रेजों ने यूरोप देश में अपनी कंपनी स्थापित की, तो उस कंपनी की स्थापना की क्या है? ये आपकी कंपनीज की स्थापना की ट्रिक है। आप इसे लिखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अब इसके बताते हैं। देखिए, पी का मतलब क्या है? पुर्तगाल। सबसे पहले कौन सी कंपनी की स्थापना हुई? पुर्तगाल कंपनी की स्थापना हुई। ई का मतलब है इंग्लैंड। फिर उसके बाद इंग्लैंड कंपनी की स्थापना हुई, दूसरे देशों में है, ना कि भारत में। फिर डच की स्थापना हुई, फिर डच कंपनी हुई। फिर कर कुछ नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। डे से है डेनमार्क। फिर हुई डेनमार्क कंपनी की स्थापना। उसके बाद एफ से क्या है? फ्रांस है, और आपका एस से क्या है? स्वीडन। तो इस क्रम में क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित करी। पेड कर दे फीस। पेड कर देगा फीस का मतलब, पी का मतलब पुर्तगाल, ई का मतलब इंग्लैंड, डी का मतलब डच, कर ऐसे ही है, दे से डेनमार्क याद रखेंगे, एफ से क्या है? फै से फ्रांस, और सै से स्वीडन। तो इसी तरह पेड कर दे फीस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच। उसके बाद पेड कर ऐसे ही है, दे से डेनमार्क, कर दे फीस का मतलब फै से फ्रांस और सै से स्वीडन, यानी पुर्तगाल,
इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, देखिए पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन पेड कर दे फीस। इसी तरह अंग्रेजों ने यूरोप में अपनी अपनी कंपनीज क्या की, स्थापित की। में भारत भी पैसा कमाने के लिए आना चाहते थे। तो इसी तरह उन्होंने अलग अलग देश में अपनी कंपनियां स्थापित की। तो भारत में भी पैसा कमाने के लिए आना चाहते थे। अंग्रेजों का मेन मकसद सिर्फ भारत से पैसा कमाना था, ना कि शासन करना था। तो जब अंग्रेजों ने पेड कर दे फीस के हिसाब से अपनी क्या की, कंपनी स्थापित की। अब देखिए एक चीज समझते हैं, इसे रब करते हैं जरा। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापित की? सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी की स्थापना की अंग्रेजों ने दूसरे देशों में। फिर अंग्रेज आगे करते करते कंपनी की स्थापना करते गए। अब समझिए जरा एक चीज, अब यहाँ पे क्या है, अब मैं भारत का नक्शा थोड़ा मैं बना देता हूँ। थोड़ा कुछ ऐसे है, गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ है, ठीक है ना। अब भारत का अगर ये मैप बना दें तो अब ये पूरा वर्ल्ड का मैप मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, अब ये भारत का मैप है, ठीक है ना। थोड़ा छोटा बनाना था, बल्कि इसे थोड़ा ऐसे छोटा ही बनाएंगे, फिर ही समझ सकते हैं सही तरीके से। ठीक है ना। अभी भारत का अगर मैप है सा, अभी अगर भारत का मैप है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। अगर भारत है तो भारत से क्या था, अब यहाँ पे क्या है, अरब देश, यहाँ पे है अरब देश। समझने के लिए सिर्फ वर्ल्ड मैप में मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या है, यूरोप है, ऐसे ऐसे। ये पूरा यूरोप का साम्राज्य है। कौन सा है? यूरोप। यहाँ पे भी कुछ विस्तार है यूरोप का, ऐसे ऐसे। तो क्या था, अरब देश वालों को अब सबसे पहले जब यूरोप में, मतलब अंग्रेजों ने अपनी अपनी कंपनी की स्थापना की, तो पुर्तगाल, यूरोप में भी उन्होंने कंपनी की स्थापना की। तो पुर्तगाल में यूरोप में सबसे पहली कंपनी की जो स्थापना हुई उसका नाम क्या था? सबसे पहली कंपनी की जो स्थापना हुई उसका नाम था पुर्तगाल। पुर्तगाल नामक कंपनी अंग्रेजों ने सबसे पहले स्थापना की। फिर पुर्तगाल का एक नाविक क्या हुआ, पुर्तगाल के एक नाविक ने भारत आने का रास्ता ढूंढा। भारत आने का रास्ता क्यों ढूंढा? क्योंकि क्या था, अरब देश जो वाले थे उस टाइम पे भारत में मसाले सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, और मसालों में भी सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध थी वो लाल मिर्च थी। तो अरब देश वाले क्या करते थे, भारत में मसाला लेने आया करते थे। तो अरब देश वाले भारत से मसाला लेते थे, क्या ले लेते थे? मसाला यानी लाल मिर्च। उस टाइम पे बहुत मसालों में क्या थी, फेमस थी। तो अरब देश वाले भारत से लाल मिर्च लेने आते थे, फिर यहाँ से लाल मिर्च को लेकर यूरोप में बेच देते थे। क्या करते थे, यहाँ से पहले मसाला लिया भारत से, फिर भारत से मसाले लेने के बाद ही यूरोप में जाकर बेच देते थे। इसी तरीके से जब देखिए भारत से लेने आए, फिर बीच में कोई देश हुआ, वहाँ पे थोड़ा टैक्स लग गया, वहाँ थोड़ा महंगा पड़ गया, फिर ऐसे ऐसे अरब देश वालों को, मान के चलिए अगर 10 रुपये किलो यहाँ से खरीदा, यहाँ 15 पड़ गया क्योंकि कुछ टैक्स देना पड़ गया, इन्हें पड़ गया 20। समझिए बात को, इन्हें पड़ गया 20। फिर ये आगे क्या बेचते थे, 40 बेचते थे, मतलब बचाने के लिए कुछ तो बेचेंगे। तो इसी तरह क्या होता था, यूरोप देश को बहुत ज़्यादा मसाला क्या पड़ता था, महंगा पड़ता था। तो यूरोप देश का एक, यूरोप में ही फिर यूरोप देश का ही एक जगह थी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल नाम की जगह का, पुर्तगाल नामक जगह का एक व्यक्ति कौन था, पुर्तगाल का जो नाविक था। ये सब यूरोप का ही क्या है, विस्तार। तो पुर्तगाल नाम की जगह का एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने सोचा कि अब क्या होता था अगर, एक व्यक्ति ने क्या किया, फिर पुर्तगाल नाविक, कौन, पुर्तगाल नाविक ये था, मान लिए पुर्तगाल है, पुर्तगाल का जो नाविक यानी नाव चलाने वाला, नाविक मतलब नाव चलाने वाला। तो पुर्तगाल नाविक कौन था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक था, वास्को डी गामा। इसने क्या किया,
पुर्तगाल से भारत, मतलब इसने समुद्री रास्ता खोज लिया भारत आने का, जिससे कि इन्होंने क्या सोचा कि हम अरब देश वालों से क्यों लेते हैं मसाला, हम सीधा ही भारत में जाके मसाला क्यों ना ले लें। अब ये आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई जब ये अरब देश वाले भी इस रास्ते से जाते थे तो यूरोप वाले भी यहाँ से जाकर यहाँ जा सकते थे। पर गड़बड़ ये थी कि अरब देश वालों से जब यूरोप ने मसाला लेना छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें लग गया कि हमारा जो नाविक है वो गया है भारत का रास्ता खोजने, तो इन्होंने मसाला लेना छोड़ दिया, तो अरब देश वालों को गुस्सा आ गया। इसलिए अगर ये यहाँ जाते थे तो ये इन्हें बीच में ही मार डालते थे। इसलिए इस रास्ते से जाना तो इनके लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यूरोप वाले क्या थे, अंग्रेज थे। अब अंग्रेजों को बीच में ही ये मार डालते थे, क्योंकि इन्होंने इनसे मसाला खरीदना छोड़ दिया था। इसीलिए यूरोप से, मतलब पुर्तगाल से, ये भी एक अंग्रेजी है, यूरोप का ही हिस्सा है, तो पुर्तगाल का एक नाविक क्या हुआ, इसने भारत में समुद्री, यहाँ पे क्या है, समुद्र है पूरा, तो समुद्री रास्ते से ये गया और समुद्री रास्ते से इसने जाके क्या हुआ, भारत का रास्ता इसने खोज लिया, मतलब भारत जाने का रास्ता खोज लिया। अब भारत जाने का रास्ता इसने डायरेक्ट भारत नहीं पहुंचा है, अब भारत नहीं पहुंचा डायरेक्ट, एक जगह थी, सबसे पहले इसने डायरेक्ट भारत नहीं पहुंचा। ये क्या हुआ, अब देखिए सबसे पहले एक जो बात है, ये पहुंचा यहाँ पे अफ्रीका था, तो ये अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप जगह पे, कहाँ पहुंचा, अफ्रीका के। ये भारत आने का रास्ता, मतलब इसे पता लग गया था, पर ये डायरेक्ट पहले भारत नहीं पहुंचा, मतलब रास्ते में इसे आधे रास्ते पहुंचा, फिर इसे किस यहाँ पे पहुंचा। सबसे पहले क्या हुआ, अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप, लिखेगा कैप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप नामक जगह पे कौन हुआ, आपका वास्को डिगामा पहुंच गया। तो ये अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप नामक जगह पे जब पहुंच गया, इसने सोचा अब यहाँ जगह पे पहुंचने के बाद इसने फिर यहाँ से किसी गुजराती से रास्ता पहुंचकर, फिर इसने यहाँ क्या किया, यहाँ से पहुँच गए, इसने सोचा अब आगे बढ़ूंगा आराम से, तो यहाँ से पहुँचते हुए इसने क्या किया, किसी गुजराती से रास्ता पूछा और उससे भारत जाने का रास्ता पता किया। तो गुजराती ने क्या किया, इसे रास्ता जब बताया, ठीक है ना। आइए देखते हैं